हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल पेपर सेट 2 का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिया था, जो कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का हमारा इस मॉडल सेट का 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे दो सर्वांग त्रिभुज को बोला है कि किसी समांतर चतुर्भुज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है ABCD। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या बोला है कि इसका विकर्ण से दो सर्वांग त्रिभुज में विभाजित करता है। लिखेंगे इसका विकर्ण दिया हुआ है, इसका विकर्ण विकर्ण AC है, माना AC है। जैसे कि हम इसका ड्राइंग बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आपका इस तरीके से बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज यानी कि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। इस तरीके से AB जो दिया है उसे लिख देंगे, सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना है। और हम प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से ये दोनों त्रिभुज का कोण बराबर है। ठीक है, एकांतर कोण से इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में कोण C बराबर है कोण A का। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कोण BAC BCA या फिर हम लिख सकते हैं ACB। ठीक है, लिखेंगे ACB बराबर है कोण CAD एकांतर कोण से। इसका एकांतर कोण इसका एकांतर कोण के बराबर है। कैसे लिखेंगे, क्यों बराबर है, क्योंकि AB समांतर है CD का या फिर DC का। ठीक है, AB समानांतर है, AB समानांतर है CD का। उसके बाद हम लिखेंगे कोण BAC बराबर है कोण ACD का। BAC ये वाला कोण ये y मान लेते हैं और इस कोण का बराबर होगा तो ACD का। ये भी कैसे बराबर हुआ, तो समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा बराबर होता है, इसलिए। यहाँ पे क्या AC है जो कि उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा का अर्थ होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। AC बराबर AC कैसे, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA। कैसे बराबर हुआ, तो यहाँ लिख देंगे ये कोण भुजा से, तो लिखेंगे कोण ASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे। बोला हुआ यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक ही आधार समानांतर रेखा, एक ही आधार, जैसे कि ये एक ही आधार है, आधार को मान लेते हैं कि BC।
एक ही आधार और समानांतर रेखा। समानांतर रेखा हम लोगों का यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ए डी। ये इसका बीसी का समानांतर रेखा ए डी। इसके बीच में जितने भी त्रिभुज बनेंगे का क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे कि ए बी सी बना देते हैं, इसको इस तरीके से बनाइए। और ए डी सी ये एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच में जितना त्रिभुज बनेगा। इसी तरीके से इसी आधार से हम लोग क्या करते हैं, इसी आधार से हम लोग दूसरा त्रिभुज भी हम लोग बना देते हैं। इस तरीके से रचना करके हम लोग और भी त्रिभुज बना सकते हैं और एफ नाम दे देते हैं। और इधर भी हम लोग त्रिभुज बना देते हैं। इसको आगे बढ़ा करके और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको नाम हम लोग एफ दे देंगे, इसको ई, इसको एफ। इस तरीके से क्या हुआ, एक ही आधार है और ये रेखा के समानांतर ये रेखा है। इसके बीच में जितना त्रिभुज, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ सिद्ध करने के लिए लिखेंगे कि हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर तथा एक ही समानांतर रेखा ADBC तथा एक ही समानांतर रेखा कौन है, BC और AD। AD और BC के बीच स्थित है। हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे, तो देखो ये वाला मैंने एक्स्ट्रा आगे बढ़ाया है और फिर इधर ये एक्स्ट्रा आगे बढ़ा के त्रिभुज बनाया। लिखेंगे कि CE समानांतर है BA का। ये रेखा है जो कि इस रेखा के समानांतर खींचा, ये रेखा इस रेखा के समानांतर खींचा हम लोगों ने, तथा BF समानांतर खींचे हैं CD का रेखा है जो कि रेखा खींचा। अब हम यहाँ से लिखेंगे प्रमाण। देखिए ये सब क्वेश्चन ना भारी नहीं है, ये क्वेश्चन सब प्रैक्टिस का है। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बनने लग जाएगा। एक ही बार में सब क्वेश्चन नहीं बनता, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनने लगेगा। देखिए प्रमाण लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये कैसे समांतर चतुर्भुज हुआ, रचना से। हम लोग रचना किए थे ना, रचना से। दूसरा पॉइंट हो जाएगा FBCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे, तो ये भी रचना से होगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ABCE, देखो ABCE ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज तथा FBCD
चतुर्भुज ABC और या समांतर चतुर्भुज तथा सब चतुर्भुज FBCD क्या है, एक ही आधार पर है, कहेंगे एक ही आधार BC पर है, BC पर और एक ही समानांतर रेखा के बीच है, एक ही समानांतर रेखा के बीच है बीच में है, इसीलिए चतुर्भुज ABCE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्भुज FBCD का क्षेत्रफल। इसका समीकरण में मान लेंगे और लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCE का विकर्ण AC है और ये जो AC है वो क्या करता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधा त्रिभुज ACE ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि चतुर्भुज ABC देखो ABC और AEC ये पूरा त्रिभुज जो है, देखिए मैं दूसरा पेन आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, देखो ये जो चतुर्भुज हो रहा है ना, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ABC ये वाला और फिर ACE ये वाला, ये क्या है, इन दोनों का विकर्ण AC है और ये दोनों का क्षेत्रफल आधा और आधा, ये वाला और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलाकर के पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCE का क्षेत्रफल का आधा का बराबर है। इसी तरीके से हम लोग ये वाला चतुर्भुज में अगर हम लोग देखें तो इसका क्षेत्रफल यानी कि BDF का क्षेत्रफल और यहाँ पे ये वाला BDF का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, यानी कि BCDF का क्षेत्रफल का। तो यहाँ लिखेंगे हम इसी प्रकार त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ चतुर्भुज FBCD का क्षेत्रफल का। अब हम आगे लिखेंगे, अतः इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इस तरीके से समीकरण 1 2 3 से हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल का। लिखेंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस तरीके से सोल्व करेंगे। 10 नंबर का आंसर, सिद्ध करें कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी स्थित बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए इसका ड्राइंग हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ये एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि पर कहीं, ये परिधि है, इसके बिंदु पर कहीं पे भी बना कोण
का दुगना होता है। ये कहीं यहाँ पे बना दिए, हो सकता है कि हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये कोण है जो कि ये कोण का ये दुगना होता है। ये अगर x होगा तो ये 2x होगा। इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से केंद्र पर अंतरित कोण इस तरीके से अंतरित कोण का दुगना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बना लिए। अब यहाँ लिखेंगे कि दिया है, हमें जो ये लिख देंगे दिया है एक वृत्त है, मैं इसे लिख लेती हूँ। इस तरीके से हम लिख लेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है को चाप BC केंद्र BOC अंतरित करता है। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका A मानेंगे BC और ये वाला केंद्र को O मानेंगे। ये BC क्या है, चाप है। इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण IC चाप के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण का दुगना होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया AABCO। ठीक है, O है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना लिखेंगे। रचना लिखने के बाद फिर यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे। रचना में इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे रचना हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि A को O से मिला देना, A को O से मिला देना है और O को आगे D तक बढ़ा देना है। और ये A से जो लाइन आ रहा है उसको हम लोग आगे D तक बढ़ा देंगे और D तक। तो लिखेंगे A को O से मिलाया, AO को मिलाया और बिंदु D तक बढ़ाया और D बिंदु तक बढ़ाया। OB और OC को भी मिलाया। अब हम यहाँ पे कोण का नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नाम देने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन A यहाँ पे है तो A मैच कर जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांश सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। प्रमाण में पहले लेंगे हम त्रिभुज AOB, फिर लेंगे AOC तथा AOB में क्या है, AOB में क्या है OA। ये जो OA है, OA बराबर है OB का। कैसे बराबर, OA बराबर है OB का, क्योंकि केंद्र से ये देखो ये तो त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये दोनों बराबर हो जाएगा त्रिज्या का, ये बराबर हो जाएगा त्रिज्या का। जब त्रिज्या बराबर है, ये भुजा बराबर है, इसके सम्मुख कोण भी तो बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का। कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसीलिए देखो, अब अगर हम इसको यहाँ पे मैं आपको बना के समझाऊं तो देखो इस तरीके से बना हुआ है। देखो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग इस बहिष कोण के बराबर होता है। यही वाला चीज यहाँ बन रहा है। तो लिखेंगे कि कोण B प्लस कोण C या फिर कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर होगा कोण 5 का। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 5 का। हम इसको आगे इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 का, तो कोण 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोण 2 की जगह कोण 1 लिखेंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 का। तो लिख देंगे कोण 2A, 2 कोण 1 बराबर में कोण 5 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं
समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे अगर हम लोग सोल्व करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पे अब त्रिभुज AOC में लेंगे। त्रिभुज AOC में उसी तरीके से लिखेंगे कि OA बराबर होगा OC का और ये दोनों बराबर होगा त्रिज्या का। तो इसी तरीके से कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 का और बहिष्कोण हम लोगों का बहिष्कोण भी बराबर हो जाएगा। और बहिष्कोण हम लोगों का कौन सा है? कोण 6। कोण 6 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 का। तो 3 का जगह 4 लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण 6 बराबर में 3 प्लस 3 कैसे? तो 3 और 4 बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको लिख दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण 6 बराबर 2 कोण 3। ये हम लोग समीकरण 2 लिख देंगे। आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। ये दोनों जुड़ेगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोण 5 कोण 6 बराबर दोनों में से 2 कोण कॉमन ले लेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 3 और कोण 5 और कोण 6 है जो कि BOC के बराबर लिखा हुआ है और ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 2 कोण BAC के बराबर होगा। ये हम लोगों का हो गया सिद्ध। तो इसी को हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। लघु चाप पर स्थित किसी बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। माना पहले हम लोग यहाँ पे ड्राइंग बना लेते कि क्या बोल रहा है। एक वृत्त बोल रहा है और बोला है कि वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये हम लोगों का वृत्त का जीवा, ये जीवा है और इस त्रिज्या के बराबर है। ये जीवा है और वृत्त की इस त्रिज्या के बराबर है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ से मिला देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ए और इसको जो कि ये जीवा को यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि बोला है कि लघु चाप पर स्थित किसी बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण, ये जीवा है, ये जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना PQ एक जीवा है तो जीवा है तो इसको लिखेंगे PQ। ये एक जीवा है। OP इस केंद्र को O मान लेते हैं तो OP बराबर होगा OP और OQ बराबर होगा और हमने इसको क्या क्या मिला दिया तथा OQ को मिलाया। ये क्या हो गया? हम लोगों का रचना हो गया। ठीक, हमने ये रचना किया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिया है, हमें दिया क्या क्या है तो लिखेंगे दिया है PQ बराबर है OP, यानी कि ये जीवा बराबर है OP और OQ का, बराबर है OQ का। ये हमें दिया हुआ है। क्योंकि ये देखो ये वाला केंद्र है, ये केंद्र, ये त्रिज्या और फिर ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर हो गई। ये तीनों भुजा बराबर हो गया तो तीनों भुजा बराबर हो गया तो यहाँ पे 60 डिग्री का कौन बनेगा? ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। इसीलिए त्रिभुज OPQ एक समबाहु त्रिभुज होगा।
एक समबाहु त्रिभुज ए बी क्यू एक समबाहु त्रिभुज होगा या फिर है। ठीक है, आगे इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए कोण पी ओ क्यू बराबर होगा 60 डिग्री। ये कोण भी बराबर 60, ये भी कोण, तीनों कोण 60 डिग्री होगा। तो लिखेंगे चूंकि चाप पी क्यू, चाप इसको हम लोग बी मानते हैं क्योंकि चाप, ये चाप है पी बी क्यू, वृत्त के केंद्र पर अंतरित है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित पी बी पी ओ क्यू। देखो यहाँ से एक चतुर्भुज बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है, तो हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज का आमने सामने का जो कोण होता है वो दोनों कोणों का योग 360 होता है। जब ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लेकिन ये है जो कि अब यहाँ पे एक और थ्योरम लगता है कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसके परिधि पे बना हुआ कोण का आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा। देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये कितना है 60 है। ठीक है 60 है, 60 है ये वाला। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख करके मैं आपको समझाती हूँ। लिखेंगे कि चूंकि चाप पी बी क्यू वृत्त के केंद्र पर पी ओ क्यू निकालेंगे तो क्या होगा। देखो ये एक चाप है तो ये यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज होगा, आमने सामने का कोण क्या होता है 360 होता है योग, ये अगर 60 है तो ये 300 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 360 माइनस 60 यानी कि 300 कोण बनाती है, कोण पी ओ क्यू बनाती है। इसी तरीके से कोण पी बी क्यू लघु चाप है, कोण पी बी क्यू लघु चाप पर बनाती है। इसलिए क्या होगा कि इसी चाप द्वारा यहाँ पे बना हुआ कोण इसी चाप द्वारा, देखो इसी चाप द्वारा यहीं पे बना हुआ कोण इसी चाप द्वारा यहीं पे बना हुआ कोण, तो इस कोण का आधा होगा। ये कोण हम लोग 300 निकालो तो ये कोण क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। लिखेंगे कोण पी बी क्यू बराबर आधा हो जाएगा कोण पी ओ क्यू का। इसका आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आधा हो गया होगा कोण पी ओ क्यू कितना है 300 और कोण पी बी क्यू, इस तरीके से कोण पी बी क्यू बराबर आधा है तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई है दिया हुआ 155, 160, 145, 149, 150, 47, इस तरीके से और भी आगे दिया हुआ है। हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में हम इसको लिख लेते हैं, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155 और फिर 160। अब आरोही क्रम में लिखने पर यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या 9 है, यानी कि 9 यानी कि विषम है, तो माध्यक हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, माध्यक ज्ञात करने के लिए 9 है, विषम संख्या है, तो लिखेंगे n प्लस 1 बटा 2। n क्या है यहाँ पे पदों की संख्या है, इतना वह पद, तो यहाँ पे n 9 है, 9 पद है प्लस 1 बटा 2 यानी कि इतना पद लिखेंगे हम लोग पद, तो 9 1 10, 10 बटा 2 यहाँ माध्यक बराबर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा
पांचवा पद कौन सा हो जाएगा? पांचवा पद 1 2 3 4 5 49, सॉरी 149, तो 149 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है कि दो चित 105 बार, एक चित 275 बार, कोई भी चित नहीं प्राप्त होता 120 बार। इसमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है? तो 500 बार है। तो प्रायिकता निकालेंगे, एक बार चित, एक बार चित आने की प्रायिकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक बार चित आने की प्रायिकता इसको हम लोग PE2 लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लिखेंगे कितनी बार, एक बार कितनी बार आया है? तो 275 बार। टोटल संख्या उसको नीचे लिख देंगे। तो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.055। दूसरा लिखेंगे दो बार चित आने की प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे PE1। यहाँ पे दो बार चित आने की प्रायिकता, नीचे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो यहाँ जगह 105 बटा में 500, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.01। अब बोला कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता, PE3 हो जाएगा 120 बटा 500 बराबर 0.024। इसका आंसर इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बच्चों वाले 1000 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। यहाँ पे परिवार में लड़कों की संख्या दिया हुआ है और परिवारों की संख्या, और यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करें जिसमें 2 लड़का हो और 1 लड़का हो और कोई भी लड़का ना हो। तो हम यहाँ पे इसका भी आंसर इस तरीके से लिखेंगे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितना है? 1000। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखेंगे पहला बोला 2 लड़का आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 लड़का आने की प्रायिकता बराबर में 2 लड़का वाले परिवारों की संख्या, 2 लड़का होने की प्रायिकता बराबर 2 लड़का वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या। इस तरीके से 2 लड़का वाले परिवार की संख्या कितना है? 135। कुल परिवारों की संख्या है 1000। तो हम लोग इसका अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा 27 बटा में 200। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, दूसरा नंबर दिया हुआ है 1 लड़का होने की प्रायिकता, दूसरा नंबर, तो हम लोग लिखेंगे PE1। 1 लड़का होने की प्रायिकता, एक परिवार में 1 लड़का होने की प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, और आगे यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 1
लड़का होने, एक लड़का वाले परिवार की संख्या बटा में कुल परिवार की संख्या। आगे हो जाएगा यहाँ 675 बटा 1000। इसका आंसर हो जाएगा 27 बटा 40। नेक्स्ट इसका तीसरा नंबर है, कोई लड़का न होने की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तीसरा नंबर PE0। यहाँ पे ई जितना रहेगा उतना का संख्या को हम लोग को निकालना है। लिखेंगे बिना लड़का वाले परिवार की संख्या, परिवारों की संख्या का प्रायिकता। तो यहाँ हो जाएगा बिना लड़का वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 190 और यहाँ पे दिया हुआ है 1000। इस तरीके से हो जाएगा 19 बटा में 10।